यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते हैं, यहाँ पर आपको एक्टिविटी फर्स्ट दे रखी है, लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि इस नक्शे को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जब इस मैप को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली अलग अलग विशेष भाषाएं दे रखी हैं। जैसे आपको कश्मीरी दिख रही हैं, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, बंगाली, उड़िया, है ना, मराठी, तेलुगु, गुजराती, इस प्रकार के आपको इसमें कई सारी भाषाएं दिख रही हैं, है ना। तो इस मैप को आप ध्यान से देखिए। फिर नीचे जब आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं ना, आंसर द क्वेश्चंस ओरली, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर ओरली यानी मौखिक रूप से आपको देना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस मैप शो, यह नक्शा क्या दर्शाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, यह नक्शा हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं को दर्शाता है, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, नेम सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मैप। नक्शे की सहायता से आपको कुछ भाषाओं को लिखना है। तो यहाँ से आप लिख दीजिए, जैसे कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, बंगाली, उड़िया, मराठी, है ना, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, है ना, जितनी भी यहाँ पर भाषाएं आपको दिख रही हैं, मैप की हेल्प लेकर आपको लिख देना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मैप, यानी कि नक्शे के अनुसार, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया, कौन सी ऐसी भाषा है जो ज़्यादातर क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो आप सब यहाँ पर मैप में देख रहे हो हिंदी, है ना, तो यहाँ पर आपको आंसर में हिंदी बता देना है ना। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, आप घर पर कौन सी भाषा बोलते हो। तो ये तो आप ही जानते हो ना, हमारे यहाँ घर पर मालवी भाषा बोली जाती है, और आपके घर पर जो भी भाषा बोली जाती हैं वो आपको बता देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 78 पर देखते हैं अपन। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 2 दिख रही है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि निम्न पैसेज को पढ़िए। तो यहाँ पर अपन रीड करते हैं, देयर इज अ पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, भारत में ये बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, कौन सी, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, यानी कि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि पानी भी कोस कोस, कोस यानी 3 किलोमीटर, हर 3 किलोमीटर पर पानी बदल जाता है और भाषा भी बदल जाती है ना। दीज शोज द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज वी हैव इन इंडिया, ये दर्शाता है कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013, देयर आर ओवर 780 लैंग्वेज एंड 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट इन इंडिया। एक सर्वे हुआ था, भाषाई सर्वे 2013 में, जिसमें बताया गया है कि लगभग भारत में 780 भाषाएं हैं और 66 ऐसी भाषाएं हैं जिसमें अलग अलग कहानियां लिखी गई हैं, ठीक है। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ 90। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत सारी विविध भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 90, है ना। एज पर द 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार, इन इंडिया देयर आर अबाउट 122 लैंग्वेजेस, भारत में 122 भाषाएं हैं अलग अलग, है ना। विच आर स्पोकन बाय मोर देन 10,000 पीपल, जो कि 10,000 लोगों द्वारा बोली जाती हैं। एक सर्वे हुआ था 2011 में, ठीक है। ऑफ देम 22 आर द शेड्यूल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑफिस में यूज़ की जाने वाली भाषा है ना, ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि भारत के जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें हिंदी और इंग्लिश भाषा का विशेष महत्व है। दे आर ऑल्सो लिंक लैंग्वेज, ये लिंक लैंग्वेज भी है। लिंक लैंग्वेज यानी कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में इन भाषाओं का उपयोग करके चर्चा कर सकते हैं, जैसे हिंदी का और इंग्लिश का, है ना। दैट हेल्प अस कम्युनिकेट विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द
कंट्री, यानी कि भारत के दूसरे क्षेत्र में भी हम इन भाषाओं का उपयोग करके कम्युनिकेशन यानी संचार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 to 3 सेंटेंस ईच। यहाँ पर जो प्रश्न है उनके जवाब आपको 2 से 3 वाक्यों में देना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेजेस इन इंडिया। भारत में भाषा के बारे में प्रसिद्ध कहावत क्या है। व्हाट डज इट मीन, और इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर अपन ने पैसेज में जो देखा था वही आपको लिख देना है। यहाँ पर अपन लिखेंगे, द सेइंग इज कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। और यहाँ पर पूछा था इन्होंने, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। तो ये भी आपको यहाँ पैसेज से ही लिखना है, दिस शो द वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस वी हैव इन इंडिया, है ना। भारत में अलग अलग जो भाषाएं उसके लिए ऐसा कहा जाता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में जो भाषाई सर्वे हुआ था उसके अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है, देयर आर ओवर 780 लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013, है ना, जैसा कि अपन ने पैसेज में देखा था। तो पूरा पैसेज से इसका आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो अभी अपन ने पैसेज में देखा था, है ना, कौन सा राज्य था वो जहाँ पर 90 भाषाएं बोली जाती हैं। तो अपन ने देखा था अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे अपन, द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एट 90, है ना। फिर यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ मैनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। भारत में शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितनी है ना। तो यहाँ पर अपन पैसेज में देखा था 22 थी, है ना। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, है ना। यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो 2 भाषाएं हैं ना, इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्लियर है। तो बहुत ही आसान था, इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना था और इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 3 दिख रही है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ईज और आर। अब यहाँ पर आपको ईज और आर का यूज़ करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ईज का प्रयोग अपन कहाँ करेंगे, जहाँ पर एक वचन होगा, है ना, सिंगुलर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ना। और आर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर बहुवचन होगा, है ना, प्लूरल्स होंगे। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक होगा वहाँ पर आपको आर का उपयोग करना है, और जहाँ पर केवल एक की बात हो रही है ना, सिंगुलर एक वचन की बात हो रही है, वहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट में इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए 2 भाषा की बात हो रही, तो अब यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे अपन, आर, है ना, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आर आ जाएगा। फिर सेकेंड है इंग्लिश अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। देखिए केवल इंग्लिश एक ही भाषा की बात हो रही है ना, तो ये सिंगुलर है ना, एक वचन है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड है हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। अब हिंदी एक ही भाषा की बात हो रही, तो यहाँ पर भी इज आ जाएगा। फिर देखिए फोर्थ है 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पर 66 है, यानी कि बहुवचन है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आर। क्लियर है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको ईज का उपयोग कहाँ करना है और आर का उपयोग कहाँ करना है। ठीक है, ईज का उपयोग अपन सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए उपयोग करेंगे, और आर का उपयोग अपन बहुवचन है ना, यानी कि प्लूरल्स के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 4 दिख रही है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी, यानी कि निम्न कहानी को पढ़िए। तो यहाँ पर कहानी रीड करते हैं। वंस अ लायन वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर।
एक शेर नदी के पास पानी पीने के लिए गया। एट द सेम टाइम, उसी समय अ बिग एलिफेंट ऑल्सो केम देयर, उसी समय वहाँ पर एक हाथी भी आ गया। आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट ग्रोलेट द लायन, लायन ने घुर्राते हुए कहा कि पहले मैं पानी पीऊँगा। द एलिफेंट रिप्लाइड, तो हाथी ने इधर से कहा नो आई वॉज हियर फर्स्ट, पहले मैं यहाँ आया हूँ। सो आई विल ड्रिंक फर्स्ट, इसलिए मैं पहले पानी पीऊँगा। द लायन सूटेड, तो शेर चिल्लाया आई हैव शार्प टीथ, ध्यान रखो मेरे दांत बहुत तीखे हैं। फिर इधर से भी आवाज आई बी केयरफुल, सावधान रहना। द एलिफेंट ऑल्सो सूटेड, इधर से हाथी भी चिल्लाया आई एम स्ट्रोंगर देन यू, मैं तुमसे भी शक्तिशाली हूँ। फिर जस्ट देन दे हियर्ड सम नॉइज, तभी उन दोनों ने वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनी। सम हैनेस वेयर कमिंग क्लोजर, उनको ऐसा लगा कि कोई भेड़िया हमारे पास आ रहा है। बोथ द लायन एंड द एलिफेंट बिकम स्कैरेड, यानी कि हाथी और शेर दोनों डर गए। द लायन सेड, तो शेर ने कहा द हाइनेस कम्स व्हेन एन एनिमल डाइज, हाइनेस तभी आते हैं, यानी कि भेड़िया तभी आते हैं जब कोई जानवर मर जाता है। इफ़ वी फाइट एंड आई किल यू, यदि हम दोनों लड़ेंगे और मैं तुम्हें मार दूंगा और यू किल मी, या फिर तुम मुझे मार दोगे, तो द हाइनेस विल बी हैप्पी, तो भेड़िया बहुत खुश हो जाएगा। द एलिफेंट एग्रीड, तो शेर को ये बात समझ में आ गई है ना, राजी हो गया। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। लेट्स नॉट फाइट, तो हम दोनों लड़ते नहीं हैं। बोथ द लायंस एंड द एलिफेंट ड्रिंक वाटर एट द सेम टाइम्स एंड वेंट अवे, तो उसी समय दोनों राजी हो गए और दोनों ने एक ही समय नदी से पानी पी लिया और दोनों वहाँ से चले गए। ठीक है, तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड ईच, यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रखे हैं उनके जवाब आपको एक शब्द में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द लायंस गो टू ड्रिंक वाटर, यानी कि शेर कहाँ पर पानी पीने के लिए गया था, तो यहाँ पर आपको आंसर में लिख देना है द लायन वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, है ना, नदी पर गया था। फिर सेकेंड क्वेश्चन है हु एल्स वाज देयर टू ड्रिंक वाटर, उसी समय वहाँ पर कौन आ गया था पानी पीने के लिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है अ बिग एलिफेंट वाज ऑल्सो देयर टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, वहाँ पर हाथी पानी पीने के लिए आ गया था ना। फिर थर्ड क्वेश्चन है हु हैड शार्प टीथ, यानी कि किसके नुकीले दांत थे, है ना, तो लायन के, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे द लायन हैड शार्प टीथ। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हु वाज स्ट्रोंगर, तो हाथी था, है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है द एलिफेंट वाज स्ट्रोंगर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट स्कैरेड बोथ द लायंस एंड द एलिफेंट, लायन यानी कि शेर और हाथी को किसने डरा दिया था, तो हाइनेस स्कैरेड बोथ ऑफ देम, है ना, भेड़िए ने दोनों को डरा दिया था। फिर देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट मेड द लायन एंड द एलिफेंट डिसाइड नॉट टू फाइट विथ ईच अदर, यानी कि किस वजह से शेर और हाथी ने आपस में लड़ने का फैसला नहीं किया, तो वहाँ पर भेड़िया आ गया था, है ना, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे दे अंडरस्टूड दैट इफ दे फॉट विथ ईच अदर, यानी कि उन्होंने आपस में समझा कि यदि हम दोनों लड़ेंगे तो दे वुड डाई एंड द हाइनेस वुड बी हैप्पी, हम मर जाएंगे और हाइनेस यानी कि भेड़िया खुश हो जाएगा। सो दे डिसाइड नॉट टू फाइट, इसलिए उन्होंने लड़ने का फैसला नहीं किया। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 5 दिख रही है। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि निम्न वाक्यों के युग्म को पढ़िए ना, युग्म यानी जोड़ा। देखिए यहाँ पर एक वाक्य ए दे रखा है और एक बी दे रखा है ना, आपको जोड़ा दे रखा है, तो इसको रीड करना है एंड नोटिस द डिफरेंस, और इनमें क्या अंतर है ये बताना है ना। तो देखते हैं अपन फर्स्ट यहाँ पर रीड करते हैं ए वाले को। द लायन टोल्ड द एलिफेंट, शेर ने हाथी से कहा आई हैव शार्प टीथ, मेरे दांत तेज हैं। और देखिए बी वाले वाक्य में
द लायन टोल्ड द एलिफेंट दैट इट हैड शार्प टीथ, यानी कि शेर ने हाथी से कहा कि उसके दांत नुकीले हैं। अब देखिए दोनों वाक्य में क्या डिफरेंस है, ये अपने को ये बताना है। तो एक वाक्य जो है ए वाला वो डायरेक्टली कहा गया है, तुरंत, है ना, डायरेक्ट, और जो बी वाला वाक्य है वो इनडायरेक्ट, है ना, घुमा फिरा कर बात कही गई है ना, अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पर ए वाले में प्रत्यक्ष डायरेक्ट भाषण में है और बी वाले में अप्रत्यक्ष में, है ना। आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसमें ऐसा लिख सकते हो, हियर इन ईच सेट सेंटेंसेस ए इज इन डायरेक्ट स्पीच वेयर सेंटेंसेस, और बी इज इन इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, सब में ऐसा ही लिखना है। देखिए यहाँ पर भी सेकंड में भी ए में द एलिफेंट टोल्ड द लायन आई एम स्ट्रोंगर देन यू, मैं तुमसे ताकतवर हूँ, ये डायरेक्ट कहा गया है ना। और द एलिफेंट टोल्ड द लायन दैट इट वाज स्ट्रोंगर देन द लायन, है ना, कि मैं शेर से भी ज़्यादा ताकत हूँ। तो यहाँ पर घुमा फिरा के बात कही है ना, अप्रत्यक्ष रूप से। फिर थर्ड में भी ऐसे ही है ना, फोर्थ में भी ऐसे ही है। तो आपको सभी का एक ही जैसा आंसर लिख देना है जैसा मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 6 दिख रही है, मेक कंपैरेटिव फॉर्म्स। कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक, है ना, बाय एडिंग मोर। यहाँ पर आपको मोर ऐड करके तुलनात्मक फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो देखते हैं अपन, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है इम्पोर्टेंट, तो इन्होंने क्या लिख दिया, मोर इम्पोर्टेंट। जैसे महत्वपूर्ण तो ज़्यादा महत्वपूर्ण, है ना। फिर यूज़फुल तो अपन लिखेंगे मोर यूज़फुल, है ना। फिर फेमस तो अपन लिखेंगे मोर फेमस, और फोर्थ में इंटेलिजेंट तो अपन लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट। क्लियर है, तो बहुत ही इजी था, यहाँ पर आपको MORE मोर लगाना था। अब नेक्स्ट पेज, यहाँ पर देखिए, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द न्यूली फॉर्मेट वर्ड्स। जो नए शब्द बने हैं उनसे आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ इज देन द वेल्थ। तो हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, वो धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आ जाएगा, जो अभी अपन ने जो शब्द बनाए वही यहाँ पर यूज़ करना है। तो अपन लिखेंगे मोर इम्पोर्टेंट, है ना, मोर इम्पोर्टेंट। हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द वेल्थ। फिर सेकेंड में, विलियम शेक्सपियर इज देन जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन से विलियम शेक्सपियर ज़्यादा फेमस थे, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे मोर फेमस, है ना, मोर फेमस। फिर थर्ड है, अ चिंपांजी इज देन अ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो वो इंटेलिजेंट होता है, 2 साल के बच्चे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है ना, तो मोर इंटेलिजेंट आ जाएगा यहाँ पर। फिर फोर्थ, अ मैप इज देन अ डिक्शनरी वाइल ट्रैकिंग। तो यूज़फुल रहता है मैप, तो यहाँ पर मोर यूज़फुल कर देंगे अपन, है ना। तो देखिए जो अपन ने उधर वर्ड बनाए थे वही यहाँ पर आपको लिखना थे, उन्हीं का उपयोग करके यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना थी। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 7 दिख रही है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी, यानी कि निम्न कहानी को पढ़िए। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। और यह कहानी हमें एक संदेश भी देती है कि एकता में कितना बल होता है। तो इसको अपन रीड करते हैं। वंस एन ओल्ड फार्मर लाइव्ड इन अ विलेज। एक समय एक बूढ़ा किसान गांव में रहता था। ही हैड 4 sons। उसके 4 बेटे थे। दे वेर ऑलवेज क्यूलिंग विथ ईच अदर। वे चारों आपस में ही अक्सर झगड़ा किया करते थे। वन डे द फार्मर फेल सिक। एक दिन बूढ़ा किसान बीमार हो गया। ही डिसाइडेड दैट ही शुड ब्रिंग यूनिटी अमोंग हिज सन्स। तो एक दिन उसने निश्चय किया कि चारों सन में एकता लानी चाहिए, यानी कि चारों पुत्र में एकता लानी चाहिए, नहीं तो ये लड़ के आपस में टूट जाएंगे। He called his sons and asked them to bring a few sticks। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और उन्हें कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए कहा। They
ब्रॉट द स्टिक्स, तो वे कुछ लकड़ियाँ लेकर आए। द फार्मर गेव वन स्टिक टू ईच एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, तो उसने क्या किया, चारों को एक एक लकड़ी दी और कहा कि इसको तोड़ो। ईच ऑफ देम वाज एबल टू डू इट ईजिली, तो उन्होंने उस लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। देन द फार्मर आस्क्ड वन ऑफ हिज सन टू टाई देम इन ए बंडल, तभी उस किसान ने एक लड़के को बुलाया और उसे कहा कि इन स्टिक को अब एक बंडल में बांध दो, यानी कि सबको इकट्ठा करके एक डोरी से बांध दो। ही देन आस्क्ड देम टू ट्राई एंड ब्रेक इट, फिर से वो पूरा का पूरा लकड़ी का जो गट्ठर बन गया था वो उन्होंने एक एक को दिया और कहा कि अब इसे तोड़ो, है ना। ईच ऑफ द सन्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल बट दे फेल्ड, सब ने प्रयास किया एक एक करके, लेकिन वो जो लकड़ियों का गट्ठर था उसे वो नहीं तोड़ पाए या उसे तोड़ने में असफल रहे। ठीक है, तो कहानी बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग थी और हमें ये संदेश भी देती है कि यदि हम एक होकर रहेंगे तो हमें कोई भी कभी भी नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन यदि हम अलग अलग हो जाएंगे तो एक एक लकड़ी को, जैसे आपने देखा कि आसानी से उन्होंने तोड़ दिया था, तो ऐसे कोई भी तोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो एकता में बल होता है, ये कहानी हमें संदेश देती है। फिर आप यहाँ पर जब पढ़ोगे नीचे, राइट ए सेंटेंस ईच अंडर द पिक्चर्स एंड देन रिटेल द स्टोरी, यहाँ पर जो चित्र दे रखा है इसके नीचे आपको एक सेंटेंस लिखना है और कहानी सुनाना है। तो देखिए कहानी बहुत ही इजी थी। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक बूढ़ा किसान बैठा हुआ है और लड़के को एक स्टिक दे रहा है ना। तो यहाँ पर अपन एक सेंटेंस लिख देंगे, द फादर गेव अ स्टिक टू हिज सन्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक, बूढ़े किसान ने लड़के को एक छड़ी दी और उसे तोड़ने के लिए कहा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पेज, यहाँ पर आप देख रहे हो लड़के ने आसानी से उस स्टिक को तोड़ दिया था, है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, द सन्स ब्रोक द स्टिक इजीली, तो उस लड़के ने उस स्टिक यानी कि लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया, है ना। फिर क्या किया देख रहे हो आप चित्र में, यहाँ पर गट्ठर बना दिया उन्होंने, है ना, लकड़ी का बंडल बना दिया बांध कर, और फिर वो बूढ़ा किसान जो है वो फिर से उन लड़कों को दे रहा है तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, द फादर गेव अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड हिज सन टू ब्रेक इट, उन्होंने स्टिक का पूरा बंडल बना दिया और फिर लड़के को दिया कि अब इसे तोड़कर बताओ, है ना। फिर नेक्स्ट पेज, यहाँ पर देखिए लड़का प्रयास तो कर रहा है लेकिन असफल रहता है ना, तोड़ नहीं पाता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, द सन्स कुड नॉट ब्रेक द बंडल्स, वो लड़के उस बंडल को नहीं तोड़ पाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 8 दिख रही है, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स विच आर फेमस इन अवर कंट्री, अलग अलग 10 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो हमारे देश में फेमस हैं। तो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें खाने में फेमस है, जैसे समोसा, कचौरी, जलेबी, है ना, और कहीं कहीं क्षेत्र में जैसे गुजराती कड़ी हो गई, है ना, आगरा का पेठा हो गया, ऐसे कुछ और भी चीज़ें फेमस है अपने यहाँ पर, इडली सांभर हो गया, है ना। तो और भी जो चीज़ें आपको याद आ रही है ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो ये आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी लिख सकते हो, आपके यहाँ जो जो चीज़ें खाने में फेमस हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज, उनके कुछ वर्ड दे रखे हैं और उनके मीनिंग भी दे रखे हैं ना, तो इनको आप ध्यान से पढ़िए। फिर देखिए नीचे और भी कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको भी पढ़िए, और इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले ही इन वर्डों को आप रीड कीजिए ताकि ये यूनिट आपको और भी अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। आप सबका कीमती समय देकर हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।